ओके, तो ये काम करने लग गया है। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था। तो जैसे ऐसा और ऐसा, सो यहाँ पे ये थिन होता है और यहाँ पे ये थिक होता है। तो ये हो गया थिक एरिया और ये हो गया थिन एरिया, तो इसीलिए ये हो गया लेंस। ठीक है, लेंस इस तरह से दिखता है। अभी आप बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आगे भी पढ़ने वाले हो, आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि हम फिज़िक्स में लाइट चैप्टर में यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं और किसी न किसी एड, यानी कि किसी न किसी और चीज़ के हेल्प से हम उन्हें देख सकते हैं, उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और जितने मतलब हमारे आसपास एयर में, वाटर में, हर जगह आपको ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, लेकिन वो हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब मैं रीडिंग ग्लासेस आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रीडिंग ग्लासेस और मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो होते हैं वो यूज़ करते हैं हम फॉर रीडिंग, बिकॉज उससे उसका साइज़, जो लेटर्स है उसका साइज़ बढ़ जाता है। बस इसी कॉन्सेप्ट पे आगे की चीज़ें होती चली गई। अगर आपके घर में मैग्नीफाइंग ग्लासेस नहीं है तो आप क्या करो, एक ग्लास लो या फिर एक फ्लास्क लो जिसका राउंड बॉटम हो, और उसको पानी से भर दो और ऊपर से कॉर्क लगा दो। क्यों कॉर्क लगा दो? ताकि वो गिरे नहीं, राइट। और उसके बाद किसी बुक के ऊपर इस तरह से रखो तो आपको ऐसे बड़े साइजेस दिखेंगे। ठीक है, तो आप ये घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बड़ा मज़ा आने वाला है, आपको बड़े बड़े वो दिखेंगे। अब ये क्यों होता है ये आप लाइट चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, ओके, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करने लग गया। अब जैसे, बिकॉज दिस इज़ अ बायोलॉजी चैप्टर, तो आप अगर नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, जैसे कि मतलब आपको अगर डॉक्टर बनना है और आप नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो होगा क्या कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो अभी से अगर आपको आदत पड़ जाए तो 11th-12th में आपको बहुत इजी पड़ेगा और आपको ड्रॉप भी नहीं लेना पड़ेगा। बस यही मेरा एम है एस्पायर एक्सेलेंस एकेडमी स्टार्ट करने का। ओके, सो आपको नीट में इस तरह के ईयर्स आ जाते हैं, इस तरह के साइंटिस्ट आ जाते हैं, इस तरह की बुक्स आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको नीट में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जो सेल डिस्कवर हुआ था वो था डेड सेल। डेड सेल था। ठीक है, डेड सेल जो था वो किसका था? कॉर्क। कॉर्क आपने देखा है, बॉटल्स के ऊपर कॉर्क लगी रहती है, तो वो जो कॉर्क रहता है उसको देखा था किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक सर जो थे वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी जिसको बोलते हैं माइक्रोग्राफिया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक माइक्रोस्कोप करके एक टूल बनाया, जो आज हमें पता है, तब तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती थी, लेकिन जब इन्होंने माइक्रो स्कोप में देखा तो जो कॉर्क सेल है, एक स्लाइस लिया और उसको ध्यान से देखा तो 200 to 300 टाइम्स उसका साइज़ बड़ा हो गया। मतलब अभी भी इसका जो रिजोल्यूशन है, यानी कि बहुत डेप्थ में जो देखने की कैपेसिटी है, वो भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट इट वॉज फेयर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट इस कॉर्क के अंदर कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। एंड ही सॉ दैट देर आर मैनी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस, यानी कि एम्प्टी स्पेसेस भी है और कंपार्टमेंट्स जो थे, मतलब ये जो एम्प्टी स्पेसेस थी ये हनी कोम्ब की तरफ थे। ठीक है, हनी कोम्ब देखा आपने? ऐसे मतलब एक साथ ऐसे ऐसे जमे रहते हैं, अभी नीचे मैं आपको दिखाऊंगी। और इन एम्प्टी स्पेसेस को उन्होंने, ये जो स्मॉल स्पेसेस है इसको उन्होंने सेल कह दिया, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब हमने वर्ड सुना था सेल, एंड दैट वाज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब ये हो गया कि डेड सेल में। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटनी वन ल्यूवेनहॉक। इनके पास तब तक और बेटर लेंसेस थे। इन्होंने क्या किया, ब्लड सेल्स लिए, बैक्टीरिया के सेल्स लिए और उनको स्टडी करना स्टार्ट किया, और उन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग, टाइनी लिविंग थिंग्स को देखा। अभी तक डेड सेल को देखा था कॉर्क में रॉबर्ट हुक सर ने, अब एंटनी वन ल्यूवेनहॉक सर ने लिविंग सेल्स को देखा, इसीलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रो, माइक्रो का मतलब छोटा, और बायोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ ओके,
ओके, सो नाउ व्हाट इज अ सेल। अभी हमने फर्स्ट टाइम सेल वर्ड कब सुना था, जब रॉबर्ट हुक सर ने नाम दिया था उसको, एंड इट वाज द बेसिक यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ सेल, ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, ये हमें आज पता है, लेकिन तब इतना नहीं पता होता था। तो अब इसको स्टडी करने के लिए अगर आपको देखना है कि सच में सेल का बना रहता है कि नहीं, तो आप क्या करिए, आपका स्कूल में हो सकता है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट करवाएं, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा ये चीज़ें इमेजिन करना। लेकिन अगर आप अपने टीचर से कहेंगे तो वो आपको करवाएंगे ये एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है कि सेफ्रोनिन करके एक कलरिंग एजेंट होता है, स्टेन बोलते हैं इसको। ठीक है, स्टेन, ठीक है, दिस इज अ स्टेन, STAIN, रेड कलर का स्टेन होता है। स्टेन मतलब क्या, जो कलर करने के काम में आता है। जैसे बोलते हैं ना स्टेन्स लग गए, दाग लग गया, दाग क्या होता है, कलर होता है ना। तो उसी तरह से जो स्टेन यूज करते हैं, ताकि अनियन पील को जब हम पील करें तो एक पतली सी लेयर लेंगे और उसको स्टेन करेंगे रेड कलर से, जिसको बोलते हैं सेफ्रोनिन। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑयल पील है इसको रखेंगे ग्लास स्लाइड के ऊपर, इस तरह से ग्लास स्लाइड के पहले उसको वॉश कर लेंगे, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा स्टेन है वो निकल जाए। वॉश करने के बाद फिर हम इसको स्लाइड के ऊपर रखेंगे। स्लाइड के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा अनियन पील के ऊपर डालेंगे हम लोग थोड़ा सा ग्लिसरीन। अब जब ग्लिसरीन क्यों डाल रहे हैं, ग्लिसरीन आप देखना किसी भी केमिस्ट शॉप पे ग्लिसरीन मिल जाएगा। शायद मम्मी आपको नींबू ग्लिसरीन ठंड में लगाती भी होंगी बॉडी में, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट कर देता है। तो ये जो ग्लिसरीन है ये चाशनी टाइप रहता है, थोड़ा चिपचिपा सा रहता है। इसको अगर हम अनियन पील के ऊपर डालते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट दिखता है, अच्छे से दिखता है। इसलिए इसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग और इसकी ड्राइंग से बचाने की, क्या होगा कि अगर डायरेक्टली डाल देंगे तो ये थोड़ी देर बाद सूख जाएगा और हमें कुछ नहीं दिखेगा। तो ग्लिसरीन डालने से क्या होता है कि वो ड्राइनेस से बचाता है। उसके बाद ऐसे कवर स्लिप लगा देंगे, इस तरह से ये बन जाएगा। ये हो गया हमारा स्लाइड, और ये हो गया अनियन पील, जिसमें सैफरन रेड कलर स्टेन से हमने स्टेन किया, फिर वॉश ऑफ किया। फिर इसके बाद हमने इसको स्लाइड पे डाला और उस पर ग्लिसरीन डाला। ग्लिसरीन डालने के बाद कवर स्लिप लगा दी। अब आसपास जितना भी एक्स्ट्रा होगा ब्लोटिंग पेपर से उसे हम क्लीन कर लेंगे और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। ठीक है, जब माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे तो इस तरह से कंपार्टमेंट्स, जो हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट्स हमने बोले थे, उसी तरह का ये है अनियन के कंपार्टमेंट्स। ये रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, जिस तरह से ब्रिक्स होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट सेल। प्लांट सेल को हमने इस तरह से स्टडी करना है, ये हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं इन आर बायोलॉजी लैब। ओके, अब क्या होता है कि अगर आपको एनिमल सेल को करना है तो आप क्या करोगे, अपने चीक के अंदर की कुछ ब्लंट एंड टूथपिक लोगे, उसमें से थोड़ा सा स्क्रैप करोगे और फिर उसको पानी में मिलाओगे, और उसके बाद उसी तरह से सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन इस बार हम मिथिलिन ब्लू यूज़ करेंगे, ब्लू कलर का स्टेन यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे विजिबिलिटी इम्प्रूव होगी, क्योंकि स्टेन का काम ही है कि कलर आ जाएगा तो वो इजीली हमें कंट्रास्ट कलर्स दिखेंगे। और फिर उसके बाद ग्लिसरीन डालेंगे, क्योंकि ड्राइंग से बचाना है। फिर उसी तरह से हम लोग फिर से स्लाइड लेंगे, उसके ऊपर ये हमारा स्टेन्ड चीक के जो सेल्स हैं वो लेंगे, और उसके बाद ग्लिसरीन डाल के कवर स्लिप लगा देंगे और ब्लोटिंग पेपर से क्लीन कर लेंगे। जब हम ये करेंगे तो क्या होगा कि पॉलीगोनल सेल्स मिलेंगे इस तरह से, और ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि सेल्स तो एनिमल भी सेल का बना होता है और प्लांट भी। प्लांट में हमने क्या लिया, अनियन पील ली, और एनिमल में हमने क्या लिया, चीक सेल्स लिए। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसके स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हो गया, और फिर उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, और इसके बीच में होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया अंदर का न्यूक्लियस, और बीच में जो पानी भरा रहता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल यानी कि सेमी यानी आधा, और परमिएबल मतलब कि पास
पार करने देना, ठीक है। जैसे कि मच्छरदानी होती है, मच्छरदानी में से हवा अंदर आ सकती है लेकिन मच्छर अंदर नहीं आ सकता है, सेमी परमिएबल है, हर चीज़ नहीं आ सकती अंदर। उसी तरह से ये जो सेल वॉल है ये सेमी परमिएबल होती है। क्यों सेमी परमिएबल होती है? क्योंकि हमें इस सेल को ऑक्सीजन भेजनी है, इसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अभी सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी तो आपकी शुरुआत है। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जाएंगे और वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगी। तो जब ये सारी चीज़ें होनी हैं तो इसके अंदर पास करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, राइट। तो ये कैपेसिटी जो बोलते हैं उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आउटर लेयर होती है और जब भी हम सेल्स को देखेंगे मोस्टली ये इसके अंदर जो राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडल जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं और जिसकी खुद की भी थिन मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है। जो डीएनए हम लोग हमेशा सुनते हैं ना, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और साइटोप्लाज्म जो रहता है वो पूरे उसके आसपास जो इन दोनों के बीच में जो पानी भरा रहता है वो होता है, ठीक है। अब अगर एनिमल्स की बात करें तो उसमें सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें फिर से दिखाऊंगी। ये देखो क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एनक्लोज करके रखती है और फिर ये पोरस होती है, इसमें कुछ चीज़ें एंट्री मार सकती है और एग्जिट कर सकती हैं, लेकिन हर कुछ नहीं कर सकता। जैसे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो ये सारी चीज़ें सेल तक पहुंचाने के लिए उसको सेमी परमिएबल होना ज़रूरी है। द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटीज़, सब कुछ रेगुलेशन सेंटर होता है, ठीक है। वो डीएनए के थ्रू वो रेगुलेट करता है, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ प्लांट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। सेल वॉल क्या करता है? रिजिडिटी और स्ट्रेंथ बनाता है, ठीक है। अब ये हैं दोनों के स्ट्रक्चर, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। इसके नाम जो अंदर के हैं ये आप याद अभी कर सकते हो, थोड़े टाइम बाद आपको ये सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। हमेशा ध्यान रखना कि सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होती है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, न्यूक्लियस दोनों में होता है, क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट में होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो होता है एक टाइप का प्लास्टिड्स, ठीक है। अब ये देखते हैं, ठीक है। सेल्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ प्लांट के अंदर होते हैं टाइनी रॉड शेप प्लास्टिड्स, और ये जो प्लास्टिड होते हैं ये क्लोरोफिल से भरे होते हैं, यानी ग्रीन कलर के पिगमेंट से भरे होते हैं। और जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस में इसकी हेल्प करता है। इन नॉन ग्रीन प्लांट दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ, जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं तो प्लास्टिड उसमें क्या करते हैं? स्टोरेज का काम करते हैं, चीज़ों को, कार्ब्स को, फैट्स को स्टोर करके रखते हैं, प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं। प्लांट सेल्स ऑल्सो हैव लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस। प्लांट सेल में ये वैक्यूल बहुत बड़ा होता है और एनिमल सेल में या तो ये होता ही नहीं है या तो ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। ये या तो होता ही नहीं है या फिर ये बहुत छोटा होता है। और ये वैक्यूल जो है ये करता क्या है? ये स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि अंदर एक पूरा का पूरा बलून है एक तरीके से, ठीक है। और ये शेप मेंटेन करने के काम में आता है और जितना भी वेस्ट है उससे पीछा छुड़ाने का, गेट रिड ऑफ वेस्ट, इट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट, ठीक है। क्या चीज़? वैक्यूल, ठीक है। सो सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड। तो सेल ऐसा नहीं है कि केवल एक लिक्विड से भरा हुआ बैग है। इट इज जस्ट अ मिनट, ओके। इसके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और ये इनके जो डिटेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, ठीक है। ओके, वेरिएशन इन, अब देखिए अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि किस तरह से हम इन्हें देख सकते हैं। तो हमने देखा कि जो प्लांट सेल है वो अनियन पील के थ्रू देख सकते हैं और एनिमल सेल हम चीक सेल के थ्रू देख सकते हैं। अब अलग अलग शेप और साइजेस के स्ट्रक्चर्स के होते हैं हमारे सेल्स।
तो जैसे ये मसल सेल हो गया, ये मसल्स जो इसके अंदर होती है, और एक नर्व सेल हो गया, मतलब मैंने यूं किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे मैंने उंगली से ऐसा किया है, ठीक है। तो जो मसल सेल्स होती हैं वो स्पिंडल शेप की होती हैं, और जो नर्व सेल्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, थिन होती हैं, एंड सम सेल्स आर राउंड इन शेप एंड अदर्स आर लॉन्ग एंड थिन। ये क्या होता है कि ये पूरा अपना नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट होती है उसको बोलते हैं नर्व सेल या फिर न्यूरॉन्स, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ते हैं। तो ये पूरा, जैसे अगर आपको एकदम गरम प्रेस टच हो गई तो आप एकदम से वो एकदम से हटते हो ना, तो कैसे पता चलता है? वो नर्व सेल के थ्रू पता चलता है। नर्व सेल्स फट 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 करके ब्रेन को सिग्नल देती है, और ब्रेन वापस से सिग्नल भेजता है कि उंगली हटा वहां से, नहीं तो जल जाएगा। ओके, नाउ ठीक है, ठीक है। अब क्या है, नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं, अभी मैंने बताया, ठीक है। ये मैसेज कैरी करने के काम में आता है, पूरी बॉडी तक मैसेज लेके जाता है, बॉडी से वापस मैसेज लेके आता है किसके पास? ब्रेन के पास, ठीक है। और प्लांट्स में भी बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं कि अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्लांट में भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कुछ रेक्टेंगुलर होते हैं, एलोंगेटेड, ओवल, एंड कभी कभी ट्यूब लाइक भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे जो हमारे प्लांट की बॉडी में आपको पता होगा कि रूट्स होती हैं, और रूट से पूरे प्लांट के पास पानी लेके जाने वाला एक ट्यूब होता है, और खाना लेके जाने वाला एक ट्यूब। खाना तो ऊपर से लाएगा ना, लीफ में बनता है, तो खाना नीचे लेके आएगा, ठीक है, और पानी ऊपर लेके जाएगा। बहुत ही गंदा सा प्लांट बना है, वो प्लांट भी मुझे बददुआ दे सकता है। तो ये जो रूट से ऊपर पानी लेके जा रहा है, ये क्या कहलाता है? ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। ओके, जाइलम, ठीक है। जाइलम फ्लोएम याद आया? फ्लोएम, तो ये तो मैं एम कैसा बना देती हूँ, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम, ये क्या होता है? जाइलम जो होता है वो रूट्स से पूरी प्लांट की बॉडी में पानी लेके जाता है। ये वो वाला पाइप होता है जो लेके जाता है पानी, कैरी वाटर। और फ्लोएम क्या होता है? जो लीफ में खाना बनता है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीफ में। तो जो खाना बन गया है उसको पूरी प्लांट बॉडी में लेके आने वाले क्या कहलाता है? फ्लोएम, ठीक है। नाउ अब जो सेल्स होती हैं वो मसल सेल, अभी हमने देखा ऊपर, एक होता न्यूरॉन और एक होता मसल सेल। तो मसल सेल हर जगह होती है, ठीक है। जैसे हमारे फूड पाइप में अगर मसल सेल हैं तो वो ऐसे ऐसे करके फूड को नीचे ले जाने के काम में आता है, यानी कि बार बार मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, तो खाना नीचे खसकते खसकते चला जाएगा, ठीक है। और ये कैसी होती हैं? ये थिन होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, और स्पिंडल शेप की होती है। सॉरी ओके, नाउ ठीक है। अब हमारे पेट के अंदर भी मसल्स होती हैं, तो वो फूड को चर्न करने के काम में आती हैं, ठीक है। और ये जो पेट में के अंदर जो मसल्स होती हैं, स्टमक के अंदर जो मसल्स होती हैं, उसके ऊपर एक लाइनिंग होती है जिससे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं और एसिड निकलता है। आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि एसिडिक एनवायरनमेंट होता है पेट में, और फिर डाइजेशन को वो पॉसिबल कर पाता है, ठीक है। नाउ अभी तक हमको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि हमने प्लांट सेल देखने के लिए अनियन पील यूज़ किया, एनिमल सेल देखने के लिए चीक सेल्स यूज़ किए। उसके बाद हमको पता चला कि जो हमारा प्लांट सेल है और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या क्या होता है। इसमें सेल वॉल होती है, वैक्यूल बड़ा होता है, बाकी सारी चीज़ें काफ़ी सिमिलर होती हैं। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, न्यूक्लियस दोनों में होता है, ओके। इसके बाद फिर हमने देखा कि अलग अलग शेप्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे जो मसल होता है वो स्पिंडल शेप का होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इलोंगेटेड और लॉन्ग टाइप के होते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स होते हैं, वो मैसेज कंडक्ट करने के काम में आते हैं, यानी कि बॉडी से ब्रेन के पास और ब्रेन से बॉडी के पास मैसेज ले जाने वाला जो मैसेंजर होता है वो न्यूरॉन्स होते हैं। फिर हमने देखा जो मसल्स होते हैं वो हमारी फूड पाइप में भी होते हैं, स्टमक में भी होते हैं, फूड को चर्न
बर्न करने के काम में आते हैं, और एक अलग टाइप की सेल्स भी होती है जिसके अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस और एसिड निकलते हैं हमारे पेट के अंदर। क्लियर हो गया? अब हमको देखना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब आपकी क्लास है, आपकी क्लास किस में है? आपके स्कूल में है। आपका स्कूल किस में है? सीबीएसई के अंडर है। और सीबीएसई किसके अंडर है? हमारी भारत सरकार के अंडर है, राइट। तो सबसे पहले लेवल क्या है? क्लास। क्लास के बाद आ गया स्कूल। स्कूल के बाद आ गया, ये भी बोल सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के सारे स्कूल, फिर स्टेट के सारे स्कूल का एक ग्रुप हो गया, फिर सारे सारे स्टेट्स के सारे स्कूल मिलके एक बना लिया, पूरा का पूरा सीबीएसई, दैट इज नेशनल लेवल पे, और फिर वो सरकार के अंडर है, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ सेल्स, जब सेल से अभी सिंगल 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 ये सब मिल गए, जब ये मिल गए तो इन्होंने बना लिया टिश्यू, ठीक है। जब ये क्लासरूम सारे मिल गए तो इन्होंने बना लिया स्कूल। तो वैसे सेल से बन गया टिश्यू, और जब बहुत सारे टिश्यूज एक जैसे इकट्ठे हो जाते तो बनाते ऑर्गन, जैसे स्टमक हो गया, किडनी हो गई, लंग्स हो गए, हार्ट हो गए। तो ये सारे टिश्यूज मिला के बनाते ऑर्गन, ऑर्गन्स मिला के बनाते ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जब खाना हमें खाते हैं तो डाइजेस्ट होने के लिए कहाँ से जाता है? मुंह से जाता है, फिर गले में आता है, फिर पेट में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, फिर रेक्टम में जाता है, फिर बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा एक सिस्टम है, लेकिन ये सारे ऑर्गन्स तो अलग अलग थे। तो ये ऑर्गन्स जब बहुत सारे मिल जाते हैं तब बनता है ऑर्गन सिस्टम। और जब इस तरह के बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, मतलब कि ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, फिर हार्ट भी पंप कर रहा है, फिर हम सांस भी ले रहे हैं, फिर किडनी यूरिन भी बना रहा है, फिर रिप्रोडक्शन भी हो रही है। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है। क्लियर है? सेल, बहुत सारे सेल से मिलके बना टिश्यू, टिश्यू से मिलके बना ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बने ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है। अब मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सबको पता है, मैं भी और बताती हूँ। यूनी का मतलब होता है, अभी सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और डिटेल में बताऊंगी। मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर फिर हम कवर करेंगे, ओके। अब आपको पता है कि सबसे बड़ा जो सेल होता है, सिंगल सेल, वो किसका होता है? वो होता है द योक। योक यानी पता है, आपने अंडा देखा है, अंडे के अंदर येलो कलर का पार्ट होता है, ठीक है। द योक, द येलो पार्ट ऑफ एन एग इज एन ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच बहुत बड़ा होता है, इस तरह से आप कभी जाइएगा कोई जंगल सफारी या फिर सफारी वर्ल्ड या फिर जू में जाके देखिएगा, ऑस्ट्रिच बहुत बड़ा होता है। उसका जो योक होता है वो सिंगल सेल का होता है, लार्जेस्ट नोन सेल होता है। वो लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का सेल होता है, ठीक है। इसका 130 mm से 170 mm इस तरह के क्वेश्चंस नीट में आते हैं, ठीक है। द एग कंटेन्स एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटेरियल एंड अ सेल फॉर प्रोटेक्शन। इसके आसपास कुछ नॉन सेलुलर मटेरियल भी होता है और शेल होता है, जैसे अंडे के अंदर होता है। एंड अ वाइट लिक्विड, और इसके अंदर वाइट लिक्विड जैसे एग वाइट होता है ना, वो उसको नरिश करने के काम में आता है, ठीक है। तो आपको बस सिंपल चीज़ इतनी याद रखनी है कि जो ऑस्ट्रिच का एग होता है उसका जो योक होता है दैट इज द सिंगल सेल एंड विच इज द बिग लार्जेस्ट सेल, ठीक है। सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच का एग। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जीव, ठीक है। मतलब जो बहुत ही छोटे जीव होते हैं, यानी कि जो जिंदा हैं, ऐसे बहुत ही छोटे जो होते हैं, जो अपने नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, उन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो अब क्या क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्युलर, यानी कि एक सेल से बने, और एक होता है मल्टीसेल्युलर, ठीक है। एक यूनिसेल्युलर होता है और एक मल्टीसेल्युलर होते हैं, ठीक है। अगर
ऊपर कहाँ चला गया ये? ओके। अब हमें ये जानना है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हर एक सेल, अभी तक हमने किस किस को देखा, अनियन पील को देखा जो प्लांट सेल था, चीक सेल देखा जो एनिमल सेल था। अब इन सब में सेल मेम्ब्रेन होती थी। तो क्या जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनमें भी सेल होती, इनमें भी जो सेल है वो वैसे ही होती है जैसे हमारे अंदर होती है? तो यस, वो इनके अंदर भी वैसे ही होती है। इन लोगों में किसी में सेल वॉल होती है, किसी में नहीं होती है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि आपको दो चीज़ें लेनी है। ठीक है, अब ये एक्टिविटी में पॉन्ड वाटर लेना है और उसको उसी तरह से जैसे हम लोगों ने अभी तक अपने सेल्स का किया था ना, चीक सेल और अनियन पील का, उनको अपने को डालना है पानी में, अच्छे से मिक्स करना है, स्टेगनेंट वाटर ही लेना है, राइट। और उसको फिर कवर स्लिप लगा के स्लाइड लेना है, उस पर कवर स्लिप लगा के उसको देखना है। तो बहुत सारे आपको छोटे 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 ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि माइक्रोस्कोप से देखने पे हमको टाइनी ऑर्गेनिजम्स दिखने लग गए। फिर आपने क्या किया, ऑयल सस्पेंशन लिया। यहाँ क्या लिया, पॉन्ड वाटर डायरेक्टली ले लिया। यहाँ पे सॉइल सस्पेंशन लिया, सॉइल सस्पेंशन यानी कि आपने मिट्टी उठाई, उसको पानी मॉइस्चर वाली, और उसके अंदर उसको पानी में अच्छे से मिक्स किया। अब जो ये पानी बन गया उसको थोड़ी सी देर सेटल होने दिया, ऊपर से पानी लिया और उसको फिर से माइक्रोस्कोप के ऊपर देखा। ठीक है, उसी तरह से देखा, पहले स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर पानी डाला, उस पर कवर स्लिप लगाई और फिर माइक्रोस्कोप में देख लिया। ठीक है, इसमें भी आपको स्मॉल मूविंग सेल्स मिले, मतलब कि जो बॉन्ड वाटर है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे और सॉइल सस्पेंशन है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। तो ये जो टाइनी क्रीचर्स हैं, दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज, आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल और लिविंग मतलब ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग बींग्स यानी जीव। ठीक है, इसको माइक्रोब्स भी बोलते हैं शॉर्ट में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम लोगों ने इसको स्टडी किया कि जो पॉन्ड वाटर है, पॉन्ड वाटर में क्या क्या मिलता है। तो पॉन्ड वाटर में ये तीन चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जिसमें से एक होता है प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के दो टाइप हमको मिले, अमीबा और पैरामीशियम। इसके स्ट्रक्चर्स थोड़ा याद कर लेना क्योंकि ये ड्रॉ करने को आते हैं। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम। ऐसे अमीबा जो होता है ये ऐसे इरेगुलर शेप का होता है, मूविंग होता है और सिंगल सेल का होता है। दोनों सिंगल सेल होते हैं, अमीबा और पैरामीशियम दोनों। लेकिन ये किसका टाइप होते हैं, प्रोटोजोआ का होता है। ये बैक्टीरिया नहीं होता है, याद रखना, ये प्रोटोजोआ होता है। अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआ होता है। और ये जो पैरामीशियम है ये इस शेप का होता है। ठीक है, मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मेक्स मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये जो छोटे छोटे बने हुए हैं इसके वजह से ये मूव कर पाता है और इसको क्या कहते हैं हम लोग, सीलिया। ठीक है, अब जो एल्गी होता है, ये एल्गी जो होता है सिंगल सेल, लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ। इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस करता होगा। अगर वो ग्रीन पिगमेंट इसका क्या होगा आप बताओ, ऐसा कौन सा ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, अब देखो प्रोटोजोआ के दो पार्ट्स हो गए, अमीबा और पैरामीशियम। पार्ट्स मतलब दो टाइप हो गए। तो जब हमने पॉन्ड वाटर देखा तो उसमें हमको प्रोटोजोआ मिला और एल्गी मिला। प्रोटोजोआ में भी दो टाइप के प्रोटोजोआ मिले, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, लेकिन जब हमने सॉइल सस्पेंशन देखा तो उसमें और भी काफ़ी चीज़ें दिखी। ठीक है, फंजाई दिखा। ठीक है, इसको बहुत लोग फंगी बोलते हैं बट इट इज़ फंजाई। और उसमें दिखा एल्गी और बैक्टीरिया। ठीक है, अब जो फंजाई है उसमें भी दो टाइप के थे, ब्रेड मोल्ड और मोल्ड। ठीक है, जो ब्रेड मोल्ड था ये कैसा था, ब्रांच फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसमें इस तरह के सैक लाइक स्ट्रक्चर थे। अब जो मोल्ड था वो था ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे गोल गोल था और यहाँ पे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। तो ब्रेड मोल्ड और मोल्ड में क्या फ़र्क है, इसमें गोल होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें मोल्ड में ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब एल्गी अपने को ऊपर भी मिला था पॉन्ड वाटर में, तो
तो इसमें भी एल्गी होते हैं, जो आपके काई जैसी जम जाती है ना, दैट इज एल्गी। सो स्फेरिकल प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल अ ग्रीन पिगमेंट, ये गोल गोल होते हैं और इसमें ग्रीन पिगमेंट होती है। अब बैक्टीरिया मिले उसके अलावा तो इसमें सॉइल सस्पेंशन में तो ये अलग अलग शेप के होते हैं, कुछ होते हैं कॉमा शेप के, कोई जैसे स्फेरिकल होते हैं जैसे ये गोल हो गए, कुछ होते हैं कॉमा शेप के ऐसे, फिर कुछ होते हैं स्पाइरल शेप के ऐसे, फिर कुछ होते हैं रॉड शेप के इस तरह से। वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड मेनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अराउंड द सेल। इसके अंदर बहुत सारे कभी कभी क्या होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये मूवमेंट के काम में आते हैं। ये शायद आपको नाम पता हो, इसको सीलिया और फ्लैजिला बोलते हैं। जो बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं उनको सीलिया बोलते हैं, जिसमें सिंगल एक होता है वो फ्लैजिला होता है। ये मूवमेंट के काम आते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इन्होंने रिकॉर्ड कर ली। अब आपको वायरस के बारे में पता है, आपको लेटेस्ट कौन सा वायरस याद है? आपको लेटेस्ट वायरस याद है? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, अब वायरस जो होता है ये लिविंग, ये और नॉन लिविंग के बीच में होता है, ठीक है, क्योंकि ये होता है माइक्रोस्कोपिक, यानी ये आंखों से नहीं दिखता है। और ए सेल्यूलर जो होता है मतलब कि वो सेल्यूलर नहीं होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे तो डेड होता है, लेकिन जैसे ही हमारी लिविंग बॉडी में आता है तो ये मल्टीप्लाई करने लगता है, तो ये लिविंग हो जाता है। तो मतलब तो ये ना तो इसको आप कंप्लीटली डेड बोल सकते हो, ना आप इसको कंप्लीटली लिविंग बोल सकते, क्योंकि ये जब अकेला रहता है तब ये बिल्कुल काम नहीं करता है, और जैसे ही ये हमारी बॉडी में आता है ये काम करने लगता है। तो इट इज़ द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। अब आपने इस तरह से हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स, अब माइक्रोब्स हमारे क्या काम या नुकसान करता है, ठीक है। अब काम में नुकसान में तो देखो अपन ने देखा है, फ्रूट्स अगर पटक दो तो इस तरह से हो जाता है, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ होते हैं? हर जगह होते हैं, पानी में, सॉइल में, एयर में, फूड आइटम्स में, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो कहीं पे भी कोई चीज़ बहुत टाइम के लिए रख दो तो वो खराब होने लगता है और उसके अंदर माइक्रोब्स लग जाते हैं। हमारे गट के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं। आपने प्रोबायोटिक सुना है? प्रोबायोटिक यानी दही के अंदर गुड बैक्टीरिया होता है। या फिर आपने याकुल्ट सुना होगा, याकुल्ट वो तो थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव ज़्यादा होता है तो वो आपको नहीं लेना चाहिए, आपको दही लेना चाहिए, बट इट इंक्रीज द गुड बैक्टीरिया इन योर गट, ठीक है। और फिर उसके बाद तो ये हमारे काम भी आ रहा है, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस में, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो मैन्योर बनाने के काम में आता है। अभी तक तो क्या हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सड़ा रहा था, अब ये सड़ाने को हम काम में कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें मैन्योर अगर बनाना है, यानी कि हमें खाद बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे कंटेनर लेना पड़ेगा, उसको सॉइल से ऐसे आधा भर दो, उसके अंदर रोज जितने घर में सब्जियां निकल रही हैं उसकी पील, जैसे अभी समर्स चल रहा है तो मैंगो पील डाल दिया, और जितने भी छिलके हैं या फिर खराब हो गई है सब्जी तो वो उसके अंदर डाल दो, और ऊपर से वापस से वो डाल दो, क्या डाल दो? मिट्टी डाल दो। फिर आप 2 से 3 हफ्ते के बाद देखोगे तो एक तो स्मेल आने लगेगी, और दूसरी चीज़ डार्क कलर का मटेरियल बन जाएगा। जो डार्क कलर का मटेरियल बनेगा उसको कहते हैं मैन्योर। तो अभी हमने क्या किया, पहले हमने इस कंटेनर में आधी मिट्टी भर दी, यानी कि यहाँ तक हमने इसको मिट्टी भर दी, यहाँ तक हमने मिट्टी भर दी, उसके बाद हमने पील डाल दिया सारा, और फिर ऊपर से फिर से मिट्टी भर दी। तो अब ये मैन्योर बना। तो कैसे बना? मैन्योर होता क्या है? मैन्योर वो होता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी हमने जो छिलके फेंक दिए थे उसके न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे? वो मिट्टी में गल जाएंगे। अब क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो थे वो कॉम्प्लेक्स थे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे सॉइल के अंदर, उन्होंने उसको तोड़ दिया तो वो गल गए। अब वो गल गए तो पूरा गलते 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 वो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, जो बहुत सिंपल पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वो बहुत न्यूट्रिशियस हो गया। और इसीलिए ये न्यूट्रिशियस हो गया तो हम तो नहीं खा सकते क्योंकि वो सड़ा हुआ, उसके अंदर खराब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, लेकिन हम इसे सॉइल में डाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं ना खाद डालते हैं। जब हम इसको सॉइल में डालते हैं तो सॉइल की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो बढ़ जाती है। जब हम उसमें प्लांट्स ग्रो करेंगे तो प्लांट्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बहुत अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो सॉइल के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने ये जो पील्स हैं इसको ब्रेक डाउन किया, सिंपलर पार्ट्स में कन्वर्ट किया,
और बहुत न्यूट्रिशियस बना दिया, जिसको हमने कह दिया मैन्योर। क्या बोल दिया? मैन्योर। ठीक है। अब अगर हम इंडियन एंशियंट टेक्स्ट देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत वर्ड्स आ रखे हैं। जैसे क्रीमी का मतलब होता है टाइनी एंटिटीज़, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें। दृश्य यानी कि जो दिख सकता है, अदृश्य यानी जो नहीं दिख सकता है। ये अथर्ववेद में आपको मिलेगा, अगर आपका मन हो तो आप ज़रूर जाके पढ़े। इफ़ यू लुक अराउंड केयरफुली यू माइट सी डीकेइंग प्लांट्स। अब क्या है कि अगर आप देखोगे तो जैसे पतझड़ होता है, ठीक है, ऑटम में जब पतझड़ होता है पत्ते गिर जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो पत्ते अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं। वो डिसअपियर कैसे होते हैं? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पे एक्ट करते हैं और वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या हुआ, पहले था एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। क्या था वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पे एक्ट करे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एक्ट करके उसको बना दिया सिंपलर सब्सटेंस। और ये जो सिंपलर सब्सटेंस है, ये क्या हुआ है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकम्पोज हुआ है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई है, जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो जो डेड एनिमल्स है, अगर उनको भी आप गाड़ दो, या जैसे बहुत सारे रिलीजन में डेड बॉडीज को गाड़ते हैं, तो वो कहाँ चली जाती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डिकम्पोज कर देते हैं। क्या करते हैं? डिकम्पोज। ठीक है। तो अपना जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके क्या क्या एग्जांपल्स हो गए? एक कि प्लांट्स और एनिमल्स को भी, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स है उनको डिकम्पोज कर देते हैं। दूसरा मैन्योर बना देते हैं। ठीक है। तो ये इसका हो गया एप्लीकेशन। ठीक है। इसके अलावा बायोगैस बनाने के भी काम आता है कि कुछ बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं, जो अभी हमने देखी, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं, और जब भी ये किसी भी प्लांट या एनिमल वेस्ट के ऊपर एक्ट करते हैं तो वो डिकम्पोज करने लगते हैं। और इनके जब ये डिकम्पोज होता है तो कुछ कुछ गैसेस भी निकलेंगी। तो प्राइमरीली कौन कौन सी गैसेस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। जब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन निकलती है तो ये होती है फ्यूल की तरह काम करती है। अब इससे हम कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी भी चला सकते हैं। तो ये बायोगैस होती है जिसमें हम लोग, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं बनती है, इसलिए हम कमर्शियली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। अब एक साइंटिस्ट के बारे में और यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ऑयल स्पिल्स होते हैं ना, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ बैक्टीरिया का यूज़ इन्होंने किया था। यानी कि जैसे अगर ऑयल हमारे कपड़ों पे लग गया फॉर एग्जांपल, तो अगर वो बैक्टीरिया उस पर एक्ट करेगा तो वो ऑयल वहाँ से निकल जाएगा। और फिर उन्होंने पेटेंट ले लिया था। पेटेंट क्या होता है? यानी कॉपीराइट यानी कि कोई भी इसको कॉपी नहीं कर सकता है। अगर कभी हमने उसको डिटर्जेंट में यूज़ किया या हमने किसी भी प्रोडक्ट में यूज़ किया तो इनको सर मोहन चक्रवर्ती को हमें रॉयल्टी देनी पड़ेगी। रॉयल्टी यानी कि पेमेंट करना, मतलब अगर कोई हमारे घर में आके रहने लगे तो उसको रेंट भरना पड़ेगा ना। तो वैसे ही अगर मैंने या किसी भी साइंटिस्ट ने कोई चीज़ इन्वेंट करी है, तो अगर मैं उसका पेटेंट ले लेती हूँ, यानी कि अगर मैंने उसको वो कर दिया कि मैंने ये बनाया है, अब इसको और कोई यूज़ नहीं कर सकता, और करेगा तो उसे मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ये घर मैंने बनाया है, अगर इस घर में एक कमरा लेके कोई रहेगा तो उसे मुझे पहले पैसे देने पड़ेंगे। उसी तरह से पेटेंट होता है कि जिसको कहते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब कि कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता मुझसे बिना परमिशन के। ठीक है। ओके। अब यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे घर में भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। जैसे कि जब हमें भटूरा बनाना है या ब्रेड बनाना है तो हम ईस्ट पाउडर यूज़ करते हैं। ये ईस्ट क्या होता है? ये फंजाई होता है, एक टाइप का फंजाई होता है। जब हम दो अब बोल लिया, ठीक है, एक बोल ए लिया, एक बोल बी लिया, एक के अंदर ईस्ट डाला, एक में नहीं डाला, और थोड़े गर्म जगह पे रख दिया, तो ये फूल जाएगा। फूलेगा क्यों? क्योंकि ये गैसेस रिलीज करेगा और वो गैसेस बीच में आके लग जाएंगी तो ये फूलने लगेगा। ठीक है ना। अब बस यही इसमें दिया हुआ है। और ये जो ईस्ट है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो फंजाई होता है। ठीक है। कभी कभी ये अल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन ब्रेड खाने से आपको चढ़ती नहीं है क्योंकि इतना अल्कोहल नहीं प्रोड्यूस करता है, राइट।
इसलिए थोड़ी सी स्मेल अलग हो जाती है, लेकिन ये वो नहीं होता है। ठीक है, अब एक हो गया, ये तो हो गया ईस्ट जो होता है फंजाई। अब होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस किस में होता है? कर्ड में होता है। या फिर अगर जब भी हम फर्मेंट करते हैं इडली डोसा के लिए, तो वहाँ पे लैक्टोबैसिलस होता है, वो उसको फर्मेंट करने में यानी तोड़ने में यानी डिकम्पोज करने में काम आता है। अगर हमने भटूरा बनाया तो भटूरे के अंदर भी हमने दही से उसको गूंदते हैं, तो दही जो रहता है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस होता है, वो लैक्टोबैसिलस उसको फुलाने के काम में आता है। ठीक है, हाँ। अब इन्होंने क्या बताया कि दो आपने बोल लिए, एक बोल ए और एक बोल बी। एक बोल ए जो है वो आपने दही उसके अंदर दूध लिया और थोड़ा सा दही डाल के गर्म जगह रख दिया, और बी वाले में आपने उसको ठंडी जगह पे रखा। तो ए वाला जो है उसमें क्या होगा और बी वाले में क्या होगा? तो ए वाले में दही जम जाएगा और थोड़ा खट्टा हो जाएगा, और बी वाला जो है उसमें वो कडल तो हो जाएगा लेकिन अच्छे से दही जम नहीं पाएगा, क्योंकि एक कोई भी बैक्टीरिया को या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को काम करने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड अदर कंडीशंस की ज़रूरत होती है। अगर आप वार्म जगह रखोगे तो बहुत जल्दी से कर्ड जम जाएगा। तो क्या हो रहा था कि जब ईस्ट एक्ट कर रहा था तब गैसेस तो बनी रही थी, साथ में अल्कोहल बन रहा था, लेकिन जब लैक्टोबैसिलस एक्ट करेगा तो मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर होती है। लैक्टोज शुगर जो होती है उसको जब ये तोड़ता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, और ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये खट्टा होता है। तो कल को अगर कोई आपसे पूछे कि जो खटास है दही के अंदर वो क्यों है, क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड बन गया है। और मिल्क में ऐसा क्या था जिसको तोड़ के लैक्टिक एसिड बना है? लैक्टोज। ठीक है, मिल्क के अंदर लैक्टोज था, कर्ड के अंदर वो टूट के लैक्टिक एसिड बन गया। ठीक है, और ये वार्म कंडीशंस में होता है। एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं जिसको कहते हैं राइजोबियम। तो राइजोबियम जो होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होता है ये दालें जो होती है ना, लेग्यूम्स, उनके रूट्स के नोड्यूल्स के अंदर होता है। दालों के रूट्स के नोड्यूल्स के अंदर होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसीलिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं जब दाल लगाते हैं तो जो सॉइल है उसके अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन रिच न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, और फिर उसके बाद हम समझ लो गेहूं लगाएंगे तो उस गेहूं को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स ऑटोमेटिक मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मेंटेन्ड है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन यानी कि एक बार दाल लगाओ फिर उसके बाद कुछ और लगाओ। तो जब ये बारी बारी से हम लगाएंगे तो जो सॉइल है उसका न्यूट्रिशन बना रहेगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे आजकल आपने स्पिरुलिना, क्लोरेला या डायटम सुने होंगे। ये तो आपने कम सुना होगा, लेकिन आजकल स्पिरुलिना बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप देखिएगा ग्रीन कलर का पाउडर जैसा होता है, वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, और जैसे ये माइक्रो एल्गी कहलाता है। एल्गी अभी अपन ने पढ़ा था ग्रीन कलर का ऊपर, वही होता है ये स्पाइरुलिना। अब क्या होता है, स्पाइरुलिना के अंदर विटामिन B12 होता है, प्रोटीन होता है, इसलिए कहते हैं कि रोज अगर हम आधा चम्मच स्पाइरुलिना खाते हैं तो हमारा बॉडी की बहुत सारी डेफिशिएंसी कम हो सकती है। फिर हमने क्या किया कि इसको अगर हमको ग्रो करना है स्पाइरुलिना को, जैसे कि हमको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है तो बहुत आसान है। हमने एक ग्लास लिया, मतलब जैसे फिश टैंक होता है ना उस तरह का, ऐसे एक टैंक लिया, उसके अंदर पॉन्ड वाटर डाला और फिर स्पाइरुलिना 1 चम्मच डाल दिया। 3 से 6 हफ्तों के बीच में ये स्पाइरुलिना पूरा ग्रीन कर देगा, इसको ग्रो करेगा। फिर इसको क्लॉथ से अपन छान के और इसको अपन कमर्शियल यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होंगी कि उसको डायरेक्ट मत खा लेना। ठीक है, वाई इज सेल कंसिडर टू बी द बेसिक यूनिट? क्यों कहते हैं? क्योंकि एक सेल से ही बहुत सारी सेल्स मिलके बनती हैं। सेल्स जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है, जैसे कि जिसमें बहुत सारी सेल्स होती है जैसे कि हम, और यूनिसेलुलर होते हैं जैसे कि अभी यूनिसेलुलर हमने कौन सा देखा था? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोटोजोआ में क्या क्या देखा था? अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो होता है फंजाई। फंजाई जो होता है उसका एग्जाम्पल क्या देखा था हमने? ईस्ट जो होता है लेकिन वो यूनिसेलुलर होता है, और मोल्ड जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, मोल्ड यानी जो ब्रेड के ऊपर लगता है वो मल्टी सेलुलर होता है। ईस्ट जो हम ब्रेड बनाने के लिए लगाते हैं वो यूनिसेलुलर होता है।
जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि हमने जब आटे में डाल के ईस्ट रख दिया तो वो फूल गया और वो ब्रेड बनाने के काम आएगा, दैट इज ईस्ट। ठीक है, जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है तो फंजाई के अंदर भी होती है, लेकिन और उसमें सेल वॉल भी होती है फंजाई के अंदर, ठीक है, एंड डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, लेकिन उसमें ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती किसमें, बैक्टीरिया में, इसलिए इसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। आई थिंक ये आपको धीरे धीरे आने लग जाएगा। तो जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर न्यूक्लियस था, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है जो वेल डिफाइंड नहीं होता है, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। दैट्स इट। सो ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, एस्पायर एक्सीलेंस एकेडमी इंदौर, ठीक है, और उस पर आपको इसके 1 पेज नोट्स मिल जाएंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपको लास्ट मिनट रिवीजन में भी बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच।